हेलो प्यारे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। फ्रेंड्स, आपने अभी तक कहानी को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है और इस कहानी को आप इसी तरीके से प्यार देते रहें। और जल्दी से मैं आपके लिए नई कहानी भी प्रस्तुत करूंगा और उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस अपने दोस्तों तक अपनी कहानियों को और अपने चैनल को भेजना है, उनसे सब्सक्राइब करवाना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने इस चैनल को पहुंचाना है। कल हमने देखा था कि किस तरीके से राजकुमारी ने सभी औषधियों को मंगवा लिया था और राधिका उनके इलाज के लिए दवाई तैयार करना शुरू कर दिया था। और तभी युवराज के पास चंदन का कॉल आया और चंदन ने उसे बहुत ही ज्यादा अहम बात बताई, जिसके कारण युवराज के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। चलिए, आज के 386वें एपिसोड में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं कहानी। युवराज का चेहरा सफेद पड़ गया था। उसने गंभीरता से पूछा, क्या हुआ चंदन? क्या बात है, साफ साफ बताओ। चंदन ने बिना पल गंवाए कहा, सर, आपके जीजा जी कुणाल जी की वजह से हमारी कंपनी के शेयर की वैल्यू गिरती जा रही है। हमारे सबसे बड़े क्लाइंट और बायर राजा जतिंदर सिंह बजाज जी, उन्होंने अपनी सारी डील्स रोक दी। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अब वो डील सिर्फ आपसे करेंगे क्योंकि कुणाल जी ने उन्हें सारी कीमतें 50% ज्यादा बताई है। अगर आपने उनसे बात नहीं की तो वो सब कैंसिल करवा देंगे, और अगर ऐसा हुआ तो आप जानते हैं कि हमारी कंपनी के शेयर मिट्टी के भाव हो जाएंगे। चंदन की बात सुनते ही युवराज की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। लेकिन चंदन नहीं जानता था कि जिन राजा जितेंद्र बजाज की वो बात कर रहा है, उनकी बेटी प्रत्युषा बजाज इसी समय उनके पास ही बैठी थी। युवराज ने शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो चंदन, उसके लिए मुझे मुंबई आने की जरूरत नहीं। तुम एक काम करो, पुराने रेट्स के हिसाब से सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाओ। राजा साहब से मैं बात खुद कर लूंगा। इतना कहकर युवराज ने फोन काट दिया, लेकिन फोन रखते ही उसकी सांसें भारी हो गई थी। से उसने सिर उठाकर छत की ओर देखा और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, राधिका सही तरीके से जड़ी बूटियों से औषधि तैयार कर ले। अगर राजकुमारी ठीक हो गई तो शायद राजा साहब से सीधे बात करना आसान हो जाएगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। वो अपने ही विचारों में डूबा हुआ था। तभी बगल में बैठी प्रत्युषा ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, क्या हुआ युवराज, इतना गहरा क्या सोच रही हो? उसकी कोमल आवाज को सुनकर युवराज चौंक गया। उसकी आंखों में अभी भी चिंता की रेखाएं थी। उसने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ हाँ हाँ, वो कुछ 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 नहीं। वो तो मैं बस भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि आप जल्दी से ठीक हो जाएं। युवराज की बात सुनकर प्रत्युषा की आंखें भर आई। उस लड़के की आंखों में अपने लिए उसने चिंता देखकर उसके दिल में कुछ पिघल सा गया था। वो सोचने लगी थी, कितना अच्छा है ये लड़का, मेरी कितनी परवाह करता है। उस दिन भी तो बिना किसी संकोच के जड़ी बूटी लाने के लिए तैयार हो गया था, और आज भी मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। इन सब विचारों के बीच प्रत्युषा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर आई, लेकिन साथ ही उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। एक कोमल आकर्षण, एक समय प्रेम का आरंभ, जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। वो बस युवराज को देखती जा रही थी एकटक, और उसकी हर एक बात को सुनती जा रही थी। राजकुमारी की आंखों में उस चमक को रोशनी ने भी देख लिया था। उसकी नजरें चुराते हुए सिंधु और राशि की ओर देखा। उन दोनों ने भी हल्की मुस्कान में सिर हिलाया, जैसे कोई अनकहा संवाद हो गया हो। और सिंधु ने धीरे से रोशनी के कान में कहा, लगता है राजकुमारी भी हमारे गुरुदेव के ऊपर दिल हार बैठी है। रोशनी ने मुस्कुराते हुए कहा, और हम सब ने तो पहले ही हार मान ली थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि राधिका इस नए मोड़ को कैसे लेगी। शरारती अंदाज में राशि ने कहा, अगर राधिका को पता चला कि प्रत्युषा भी युवराज को चाहने लगी है, कहीं वो राजकुमारी की जड़ी बूटियों में जहर न मिला दे। तीनों लड़कियां आपस में हंसने लगी, लेकिन इस हंसी में गंभीरता थी, क्योंकि वो जानती थी कि युवराज की जिंदगी में अब कई मोड़ आने वाले थे। एक और राजकुमारी की बीमारी, और दूसरा उसके परिवार और कंपनी की, उसकी टीम को बिखर जाना की संकट। मगर उस युवराज के मन में अंदर ही अंदर तूफान मचा हुआ था। वो बाहर से शांत तो दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके दिल में बवंडर उठ रहे थे। न तो उसे अपने करोड़ों के बिजनेस की चिंता थी, न ही चाले। वो बार बार नई नई योजनाएं बनाने की सोच रहा था, और उसकी आंखों के सामने एक ही चेहरा आ रहा था, राजकुमारी का। हे ईश्वर, बस राजकुमारी जी को ठीक कर दे। वो मन ही मन यही प्रार्थना कर रहा था। वही राजकुमारी जो अभी उसी की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में एक चमक थी, गाल टमाटर जैसे लाल हो गए थे और होठों पर मुस्कान ऐसी थी जैसे वसंत ऋतु के फूल खिले हो। युवराज उस पर प्यारी सी मुस्कान में खो गया, और तभी राजकुमारी ने उसकी तरफ झुकते हुए कहा, युवराज, अभी तुम फोन पर बात कर रहे थे तो तुमने कहा कि तुम राजा साहब से खुद बात कर लोगे। किस वंश के राजा से बात करनी है तुम्हें? क्या मैं उसे तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? ये बात सुनकर युवराज थोड़ी देर के लिए चौंक गया। उसकी आंखें राजकुमारी के मासूम चेहरे पर टिक गई, और मन ही मन वो सोचने लगा,
क्या मैं इन्हें बता दूं कि मैं इनके पिता के बारे में ही बात कर रहा था? पर अगले ही पल उसके दिमाग में एक और सवाल आया। नहीं, अभी ऐसा करना सही नहीं होगा। कहीं ऐसा ना लगे कि मैं इनका फायदा उठाना चाहता हूँ। इसलिए उसने हल्की मुस्कान के साथ ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, अभी कोई जरूरत नहीं है। हमें फिलहाल तुम्हारे इलाज के बारे में सोचना चाहिए। उसके बाद सुनते ही राजकुमार का दिल और भी ज्यादा पिघलने लगा था। ऐसा लगा कि मानो वो उसका दिल निकालकर उसके कदमों में रख दे। इतना हैंडसम और ऊपर से सफल बिजनेसमैन, साथ ही एक जबरदस्त मार्शल आर्ट फाइटर और सबसे महत्वपूर्ण दिल से इतना अच्छा, ऐसा लड़का दुनिया में कहाँ मिलता है। वहीं पास बैठी रोशनी, सिंधु और अब वो थोड़ा असहज महसूस करने लगी थी। असल में असहजता से ज्यादा उन्हें अब इस बात की नई लड़की के आने का डर लग रहा था। वो चाहे ना चाहे पर कहीं ना कहीं वो तीनों भी युवराज को पसंद करने लगी थी। लेकिन उन्होंने कभी भी अपने जज्बातों को जुबान नहीं दी थी। युवराज जहां सिंधु और राशि का गुरु था, वहीं रोशनी के गुरु का जूनियर भी था। इसलिए उनके मन में कभी भी कोई उम्मीद भी नहीं रही। उन्होंने अपने जज्बातों को दिल में दबा लिया था। मगर अब जब राजकुमारी को इतने खुले तौर पर युवराज पर लट्टू होते हुए देख रही थी, तो उन्हें भी थोड़ी शर्म आने लगी थी। और ये अब सब अधिक नहीं देखना चाहती थी। इसी बीच हॉल में सन्नाटा था, जिसमें केवल दिलों की धड़कनें और अनकही भावनाएं गूंज रही थी। इस सन्नाटे को तोड़ते हुए सिंधु ने एक मुस्कान के साथ कहा, राजकुमारी जी, आपकी ये हवेली तो किसी महल से कम नहीं लग रही। मैंने तो आज तक किसी राजा के महल को इतने अंदर से नहीं देखा। क्या आप हमें अपनी हवेली दिखा सकती हैं? सिंधु की आवाज सुनते ही राजकुमारी जैसे वे एक सपने से जागी हो, वो अपनी शर्म और मोह को छुपाते हुए बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलो मैं तुम्हें पूरा महल दिखाती हूँ। असल में यह हमारे वंश का महल है, जिसे राजा कस्तूरी बजाज ने आज से करीब 500 साल पहले बनवाया था। हमारा परिवार ही इस पहाड़ी क्षेत्र का शाही परिवार रहा है और आजादी के समय जैसे बाकी राजाओं की रियासत को भारत सरकार में मिला दिया गया, वैसे हमारी रियासत भी शामिल हो गई। लेकिन हमारे संसाधन अब भी हमारे पास है और यहाँ की प्रजा अब भी मेरे पिताजी को मेरे दादाजी के बाद राजा मानती है। और जब कोई समस्या आती है तो मेरे पिताजी राजा जितेंद्र बजाज उन्हें सुलझाते हैं। ये सब बात करते हुए राजकुमारी का चेहरा गौर से भरा हुआ था। उसके बाद वो सभी को महल के गलियारों, आंगनों और दीवान खानों की सर्दियों पुरानी दीवारों की ओर लेकर गई। हर कोना, हर कुंभा, हर चित्र इतिहास की कहानियां बयां कर रहा था। लकड़ी की जटिल नक्काशी, पीतल की पुरानी मूर्तियां और रंग बिरंगे कांच की खिड़कियां और दीवारों पर टंगे पारिवारिक चित्र, सब कुछ इस बात का प्रमाण था कि यह महल सिर्फ एक इमारत नहीं, एक परंपरा लग रही थी। राजकुमारी ने उन्हें वो भी कक्ष दिखाया जहां कभी रियासत की सभाएं होती थी, और वो पुराना पुस्तकालय जहां उनके पूर्वज शास्त्रों और रणनीतियों का अध्ययन करते थे। सिंधु, राशि और रोशनी इन सबको देखकर मंत्रमुग्ध हो गई थी। युवराज ने दीवार पर टंगे एक विचित्र की ओर देखते हुए इशारा करके पूछा, राजकुमारी जी, ये कौन है? राजकुमारी ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरे परदादा है, महाराज सौरभ बजाज। इन्हें युद्धों का देवता कहा जाता था, इसलिए इन्होंने अपने समय में 17 युद्ध लड़े और एक भी नहीं हारे। उनके साहस और रणनीति के चर्चे आज भी क्षेत्र में होते हैं। युवराज का चेहरा श्रद्धा से भर उठा। वो जानता था कि अब वो सिर्फ किसी आम लड़की से नहीं मिला है, बल्कि एक ऐसी विरासत की वारिस से मिला है जो अपने आप में इतिहास और अपने इतिहास को संजोकर भी रखा हुआ था। महल के दर्शन करने के बाद सभी एक खुले बरामदे में आकर खड़े हो गए, जहां से पूरी पहाड़ी की घाटी दिखती थी। ठंडी हवा, नीचे फैली हरियाली और आसमान में उड़ते पक्षी उस दृश्य को एक सपना बना रहे थे। राजकुमारी ने अपनी रेशमी चुन्नी को समेटते हुए युवराज की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, अब बताओ, क्या तुम्हें ये सब देखने के बाद भी अपने फैसले पर विश्वास नहीं हो गया कि तुम सही जगह पर आए हो? युवराज ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अब तो लगता है कि मेरा आना तय ही था। भाग्य ने मुझे खींचकर यहाँ भेजा है। उन दोनों की आंखों में शब्दों की ज्यादा भाव थे, और जैसे किसी को महसूस हो रहा था। उसी पल एक धड़ाम की आवाज आई, एक तेज धमाके के साथ जैसे सब कुछ चीर दिया। एक ऐसा धमाका जो सिर्फ आवाज में नहीं, बल्कि जैसे हवेली की रूह तक कंपा गया था। सिंधु की आंखें फट गई। रोशनी ने तुरंत अपने बैग की ओर झपटा मारा, जबकि राशि का हाथ अनायास ही युवराज की ओर बढ़ गया। युवराज और प्रत्युषा भी अब चौकन्ने होकर खड़े हो गए थे। ये आवाज कहाँ से आई थी? क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या हो गया हवेली में? क्या हवेली पर भी हमला हो गया? जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, 387वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। वहां पर एक धड़ाम की आवाज आई और सब लोग चौकन्ने हो गए। युवराज ने तुरंत अपने इंस्टिक्ट को जगाया और उसकी आंखें ट्रेंड थी, वो खतरे की पहचान कर सकता था। उसने कहा, यह कोई मामूली धमाका नहीं है, ये बहुत नजदीक से आया हुआ है और इसमें बारूद की गंध भी है। उसने अपने पूरे दिमाग को लगाकर कहा। प्रत्युषा की आंखें एक पल को फटी की फटी रह गई, जैसे किसी पुराने डर ने उसकी रीढ़ की हड्डी में सिरहन पैदा कर दी थी।
उसके होठ कांपते हुए खुले और वो एकदम से बोली, ये आवाज तो वहां से आ रही है जहां पर राधिका है। वो कोल्ड रूम में बैठी थी मेडिसिन बनाने के लिए। कहीं कोई वहां पर हादसा तो नहीं हुआ? युवराज ने उसकी बात सुनी और उसका दिल एकाएक जोर से धड़कने लगा। राधिका की चिंता ने उसकी सोच को बांध दिया और वो यही सोच रहा था कि राधिका ठीक तो है। उसने झट से तीनों की तरफ देखते हुए कहा, सिंधु, तुम और रोशनी राशि के साथ राजकुमारी जी के पास रहो, इनकी सुरक्षा का ध्यान रखो। मैं जाकर देखता हूँ कि राधिका कैसी है, अगर ये धमाका आखिर था क्या। इतना बोलते ही युवराज तेजी से आगे कदम बढ़ाते हुए चलने लगा, लेकिन वहां से पीछे से तीनों लड़कियों ने फिर एक साथ कहा, नहीं, हम भी चलेंगे, ये कोई मामूली हमला नहीं है, अगर वहां खतरा है तो हम भी आ रहे हैं। राजकुमारी प्रत्युषा ने युवराज की आंखों में झांका और गंभीर स्वर में फिर कहा, देखिए, ये हवेली हमारी है और आप सब मेरे बुलावे पर आए हैं, तो आपकी और राधिका की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। मैं भी आपके साथ ही चल रही हूँ। युवराज एक पल को चुप हो गया। उसने उन सबकी आंखों में देखा, लेकिन वो राजकुमारी को मना भी नहीं कर सकता था। उसने कहा, ठीक है, लेकिन सावधान रहना। पांचों के पांचों एक साथ हवेली की उस ओर चल पड़े जहां पर राधिका अपनी दवाई बना रही थी। दीवारों पर टंगी पुराने मसाले मंद मंद रोशनी दे रही थी। छत के लटकते हुए झूमर अब जंग खा चुके थे, जिनमें रोशनी बरसती थी। मकड़ी के जालों का साम्राज्य था। हर कदम के साथ उनके पैर के नीचे लकड़ी का फर्श चमचमा रहा था, जैसे हवेली का चेतावनी दे रहा हो कि आगे खतरा है। एक तीखी ठंडी हवा वहां के वातावरण में बह रही थी। जब वे करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कोल्ड रूम का दरवाजा आधा खुला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने वहां के हॉल में ही प्रवेश किया था। दरवाजे में बर्फीली हवा अंदर आ रही थी, जो उनके चेहरे और शरीर को चीरती हुई लग रही थी। युवराज ने सबको रुकने का इशारा किया। उसका इशारा पाते ही सभी अपने अपनी जगह पर थम गए। रोशनी ने आंखें बंद की और अपनी ऊर्जा पहचानने की तकनीक सक्रिय की। उसकी सांसें गहरी हो गई थी। उसने हाथ फैलाकर हवा को छुआ, जैसे वातावरण की लहरें को पड़ रही हो। कुछ क्षणों के बाद उसने धीरे से आंखें खोली और कहा, भीतर मुझे सिर्फ एक इंसान की ऊर्जा महसूस हो रही है और वो बहुत शांत है। अरे, ये तो राधिका की ऊर्जा है। उसकी बात सुनकर सबकी चिंता और भी गहरी हो गई। यदि राधिका वहां थी तो फिर इतना बड़ा धमाका कैसे हुआ, और वो सुरक्षित है या नहीं, कहीं उसे चोट तो नहीं आई? युवराज ने गंभीरता से कहा, हमारे बाहर खड़े होकर सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। हमें अंदर जाकर देखना होगा कि राधिका कैसी है। सिंधु, राशि, तुम यहीं रहो। अगर कोई हमलावर यहाँ से निकले तो तुरंत सावधान रहना। हम तीनों अंदर जाते हैं। सभी ने सिर हिलाकर सहमति जताई। तभी हवेली के कुछ गार्ड्स वहां पर पहुंच गए। उनके चेहरे पर भी तनाव और भ्रम था। प्रत्युषा ने उन्हें आदेश दिया, पूरे पश्चिम विंग की घेराबंदी कर दो। कोई भी बिना मेरी अनुमति के अंदर न आए और न ही बाहर जाए। गार्ड्स ने झुककर सम्मान प्रकट किया और आदेश का पालन करने के लिए निकल पड़े। अब युवराज, प्रत्युषा और रोशनी कोल्ड रूम के भीतर जा रहे थे। दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर घुप अंधेरा था। सिर्फ कुछ नीली बत्तियां जग रही थी। हर सांस के साथ ठंडी हवा उनके फेफड़ों के भीतर जा रही थी। भीतर कदम रखते ही एक अजीब सी गंध उनके नाक में आई, जैसे कुछ जलने की, कुछ दवाइयों की और कुछ अज्ञात रसायन की। कमरे के अंत में राधिका एक बर्फीली मेज पर बैठी थी। उसके चारों ओर कुछ जड़ी बूटियां और जड़ी बूटियों से भरी शीशियां बिखरी हुई थी। उसके बाल बिखरे थे और माथे पर पसीने की बूंदें जमी हुई थी। युवराज दौड़कर उसके पास पहुंचा। उसने झट से राधिका को हिलाया और कहा, राधिका, राधिका, तुम ठीक तो हो? ये धमाका कैसा था? राधिका ने धीरे धीरे आंखें खोली और उसके स्वर की गर्माहट सुनते ही उसने हल्की मुस्कान आई और थकी हुई थी पर जिंदा थी। उसने कहा, मैं ठीक हूँ। मैं राजकुमारी की शक्ति भेदने की ऊर्जा गोलियां तैयार कर रही थी। उसमें कुछ पुराने तत्व मिले थे, जिन्हें मिलाते ही अचानक ऊर्जा का विस्फोट हुआ। पर शुक्र है मैंने प्रोटेक्टिव क्लोथिंग पहन रखा था। प्रत्युषा ने राहत की सांस ली और झुककर राधिका का हाथ थाम लिया। उसने कहा, तुम्हारी वजह से ही तो मेरा दिल रुक गया था। तुम ठीक होना, ये सबसे बड़ी बात है। रोशनी ने कमरे का निरीक्षण करते हुए पूछा, लेकिन ये विस्फोट सामान्य नहीं था। यहाँ ऊर्जा का स्तर बहुत अस्थिर था। क्या तुमने किसी नई ऊर्जा जड़ी का प्रयोग किया था? राधिका ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, एक जड़ी जिसे नदवत कास्ट कहा जाता है, वो इस सदी के सबसे कोल्ड रूम में रखी थी। प्रत्युषा के पूर्वजों ने इसका जिक्र एक किताब में किया था। मैंने उसे किताब में इसे ढूंढा था। हाँ, कौन सी किताब? प्रत्युषा ने चौंकते हुए पूछा। राधिका के पास पड़ी एक पुरानी और धूल जमी पुस्तक ने उसे इशारा किया। उसके कवर पर सोने से लिखा था, राजकुल औषधि रहस्य। एक तरफ सभी मामला जानकर सीरियस हो रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ राधिका के चेहरे पर फैली राख और कालिख देखकर कोई भी हंसी नहीं रोक पाया था। रोशनी ने जैसे ही कमरे का आकलन पूरा किया, उसने बाहर खड़ी सिंधु और राशि को भीतर आने का इशारा कर दिया।
सब कुछ ठीक है, आ जाओ तुम लोग भी आराम से अंदर आ सकती हो। सिंधु और राशि ने राहत की सांस ली और तुरंत कमरे के भीतर आ गई। लेकिन जैसे ही उन्होंने राधिका का मुंह देखा, जिसका पूरा चेहरा जड़ी बूटियों के धुएं से और पिघली हुई औषधियों की वजह से काला पड़ चुका था, वो दोनों एक पल को हक्की बक्की रह गई और फिर उनकी हंसी का बांध टूट गया। राधिका दीदी, ये आपने क्या कर लिया? आप तो ऐसे लग रही हैं जैसे किसी भूत या फिल्म की चुड़ैल आ गई हो, ये काजल नहीं, ये दवा है, सिंधु ने भी पीछे से कहा। वो दोनों इतनी जोर जोर से हंस रहे थे कि उनकी हंसी पूरी हवेली में गूंज गई। रोशनी और युवराज भी अब खुद को नहीं रोक पाई। एक तरफ तो चिंता थी कि राधिका को कुछ नहीं हो गया हो, लेकिन अब जब यकीन हो गया कि वो पूरी तरह से सही थी, तो उसके तनाव के बाद यह हंसी और भी सुकून देने वाली थी। युवराज ने तो ये तक कह दिया था, राधिका तुम्हें देखकर लगता है जैसे तुम किसी जंग से लौटकर सीधे कोयले की फैक्ट्री में गोला लगाया हो। राधिका, जो उस समय गंभीरता से तैयारी की गई औषधि को हाथ में लेकर खड़ी थी, एक पल को चौंकी, लेकिन फिर उसने सबकी हंसी को अनदेखा करते हुए गंभीर स्वर में कहा, राजकुमारी जी, आपकी दवा तैयार है। अब हमें तुरंत आपका इलाज शुरू करना चाहिए, ताकि ये जितना संभव हो सके उतना प्रभावशाली हो। उसके चेहरे पर भले ही राख और धुआं हो, लेकिन उसकी आंखों में वही समर्पण दिख रहा था। सिंदूर राशि भी हंसी के साथ धीमी पड़ गई और रोशनी ने तुरंत अपने चेहरे के मुस्कान को समेटा और युवराज ने एक लंबी सांस ली। राजकुमारी, जो अब तक सबसे सीमित बनी हुई थी, अंदर ही अंदर खुद को रोक रही थी और वो चाहती थी कि वो भी खुलकर हंसे, लेकिन राधिका उसका इलाज करने आई थी, इसलिए वो एक संस्कारों की लाज रख रही थी। हवा में भी अब हल्की ठंडक बन गई थी। कोल्ड रूम की दीवारें शांति से भीग गई थी और वो मौजूद भीतर ऊर्जा का स्तर धीरे धीरे कम हो रहा था। राधिका पूरी तरह से इलाज की प्रक्रिया में आ गई थी। राजकुमारी प्रत्युषा की आंखों में प्रशंसा का भाव था। जब उसने राधिका की दृढ़ता देखी तो वो कुछ नहीं कह सकी। उसने सिर झुकाया और धीमे स्वर में कहा, राधिका, आप सच में बहुत डेडिकेटेड हैं। इस स्थिति में भी आपका आत्मबल निराला है। आइए चलिए मेरे साथ कमरे की ओर, ताकि आप इलाज आरंभ कर सके। राधिका ने तुरंत उसे रोकते हुए नरम आवाज में कहा, नहीं राजकुमारी, आपका इलाज वहां नहीं हो सकता। हमें आपका इलाज इसी कोल्ड रूम में करना होगा। यहाँ की ठंडक और वातावरण इस प्रक्रिया के लिए उपयुक्त है। राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, ठीक है, जैसा आप कहें। इसके बाद राधिका ने रोशनी, सिंधु और राशि की ओर देखा, उन्हें इशारे से बाहर जाने को कहा और तीनों लड़कियां राधिका की आंखों की गंभीरता को पढ़ चुकी थी। बिना कोई सवाल किए बाहर निकल गई, लेकिन युवराज को राधिका ने वहीं रोक लिया। युवराज, तुम यहीं रुको। राजकुमारी के इलाज के लिए मुझे एक पुरुष शरीर की ऊर्जा और गर्मी की जरूरत होगी, और यह काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। युवराज एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन उसकी आंखों में जिम्मेदारी की चमक थी। उसने सिर हिलाया और राधिका के पास आ गया। राधिका ने राजकुमारी को कोल्ड रूम के एक कोने में रखे पुराने लेकिन साफ बिस्तर पर लेटने के लिए कहा। प्रत्युषा ने कोई सवाल नहीं किया और वो उस पर लेट गई। अब राधिका अपनी सुइयों की डिब्बी को निकाल लिया था। सावधानी पूर्वक अपनी उंगलियों से उसे खोलने लगी और जैसे ही सुइयों की नोक बाहर आई, कोल्ड रूम की हवा में एक गंभीरता छा गई। राधिका ने अपने कोमल हाथों से वो सुइयों को लगातार जांचने की कोशिश की और राजकुमारी जी से कहा, राजकुमारी जी, आप अपनी सांस को नियंत्रित करने की कोशिश करें। मैं आपकी नब्ज चेक कर रही हूँ। फिर उसने अपने बैग से एक गोली निकाली और राजकुमारी को दे दी। लेकिन वहां खड़ा युवराज मन में यही सोच रहा था कि राधिका ने उसको वहां पर क्यों रोका है और इस इलाज के लिए एक पुरुष की जरूरत क्यों पड़ेगी। क्या होगा आगे जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें। दोस्तों, 388वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। राधिका ने धीरे धीरे राजकुमारी की नब्ज को जांचना शुरू कर दिया था। फिर उसने अपने झोले में से एक गोली निकाली और राजकुमारी को दे दी। इसे जुबान पर रख लीजिए, ये धीरे धीरे खुल जाएगी और फिर आप थोड़ी नींद महसूस करेंगे। डरने की जरूरत नहीं है, ये ही प्रोसेस का हिस्सा है। राजकुमारी ने वो गोली ली और अपने मुंह में रख ली। कुछ पलों के बाद दवा ने हल्का हल्का असर करना शुरू कर दिया था और राजकुमारी की आंखों में नींद आने लगी थी। जैसे ही उसकी आंखें बंद हुई, राधिका ने राजकुमारी के ऊपरी वस्त्रों को धीरे से हटाया और बस उतना जितना इलाज के लिए आवश्यक था। उसका त्वचा ठंडी से और भी सिहर उठा, लेकिन राधिका का स्पर्श स्थिर और अनुभवी था। अब राधिका ने सुइयों को एक एक करके लगाना शुरू किया। हर सुई उसे विशेष ज्ञान पर आधारित थी। कौन सी सुई कहाँ लगानी चाहिए, यह उसके वर्षों का अभ्यास और ध्यान का ही केंद्र का परिणाम था। उसने धीरे धीरे सुइयां लगानी शुरू कर दी, सिर से शुरू करके गर्दन, कंधे, रीढ़ की हड्डी और फिर पैरों तक। प्रत्येक सुई एक विशेष ऊर्जा बिंदु को लगा रही थी। कुछ ही समय में राधिका ने लगभग 30 से अधिक सुइयां प्रत्युषा के शरीर में चुभा दी। युवराज अब तक एक कोने में खड़ा ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में चिंता थी और विस्मय भी। ये पहली बार नहीं था कि जब राधिका को इस रूप में देखा था।
राधिका ने युवराज की ओर देखा और उसे इशारे से पास बुला लिया। उसने युवराज का हाथ थामा और राजकुमारी की नाभि पर रख दिया। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है युवराज। यहाँ से जीवन ऊर्जा का प्रवाह होता है। तुम इसे दबाकर रखो और जितना हो सके अपने शरीर की गर्मी यहाँ स्थानांतरित करो। राधिका ने उसे बड़े ही प्यार से समझाया। युवराज ने अपनी हथेली को वहां जमा दिया और ध्यान केंद्रित किया। वो अपनी आंतरिक ऊर्जा को नियंत्रित करके उसे प्रभावित करने लगा था। कुछ ही पलों में उसके हाथ की गर्मी स्पष्ट रूप से महसूस होने लगी थी। राधिका को तो बस यही चाहिए था। राधिका ने एक और दवा निकाली और धीरे से राजकुमारी के मुंह पर रख दी। वो पहले से ही बेहोशी की स्थिति में थी, लेकिन उसके शरीर को असम्मिलित कर रहा था। फिर राधिका के पास में रखे एक पात्र में से विशेष लेप उठाया और ये लेप उसने जो खुद तैयार किया था, बहुत सारी जड़ी बूटियां मिलाकर। वो लेप को राधिका ने राजकुमारी के माथे पर लगाना शुरू कर दिया। हर स्पर्श, हर दिशा में उसके हाथों की हरकतें ने किसी ध्यान की मुद्रा की तरह थी। उसका चेहरा गंभीर था, लेकिन उसकी आंखों में अपार करुणा और दृढ़ता दिखाई दे रही थी। लेप की सुगंध पूरे कोल्ड रूप में फैलने लगी थी। इस इलाज की प्रक्रिया में अब गहराई में आ गई थी। राधिका पूरी तरह से समर्पित हो चुकी थी और न ही उसने अपने चेहरे पर लगे कालिक की परवाह की और न ही ठंड की। राजकुमारी प्रतिष्ठा को ठीक करना है, बस यही काम पर वो फोकस हो रही थी। और वहीं खड़ा युवराज उसे देख रहा था। उसे एक टीममेट के रूप में बल्कि एक अद्भुत और विलक्षण नारी के रूप में देख रहा था। एक ऐसा वैद्य जो हर किसी के इलाज के बारे में जानता हो। उस कमरे की दीवारें जो पुरानी लकड़ियों को सर्द हवा और सब कुछ क्षण उसके साक्षी बन रहे थे। राजकुमारी की आंखें अब भी बंद थी और उसके माथे पर राधिका द्वारा लगाया गया जो लेप वो धीरे धीरे पिघलना शुरू हो गया था। उस लेप में एक विशेष प्रकार की शीतलता थी जो मस्तिष्क के स्नायु तंत्र को शांति देने के लिए साथ ही उन्हें इलाज हेतु तैयार कर रही थी। राधिका ने एक बार फिर राजकुमार की नबज जांची। अब वो असामान्य थी, परंतु उसके मस्तिष्क के अंदर थोड़ी थोड़ी और भी ज्यादा ऊर्जा प्रभावित महसूस लग रही थी। वो जानती थी कि यह ट्यूमर है जो धीरे धीरे राजकुमारी के नर्वस सिस्टम से कुंठित हो रहा है। वो अब अपने असली कार्य में लगने जा रही थी। उसने अपनी सुइयों की डिब्बियां एक और खोल ली और हर सुई को देखते हुए अपने मन के उस जगह को तैयार किया। फिर उसने आंखें मूंद कर कुछ क्षणों तक गहराई से सांस ली। फिर दोनों हाथों से राजकुमारी के सिर के समीप रखकर उस आभा को पढ़ने लगी जो उसके मस्तिष्क के चारों ओर फैली हुई थी। उसने भीतर से महसूस किया एक धुंधली गर्मी जो दिमाग के दाहिने हिस्से में सिमटी हुई थी। वहां एक गांठ थी जो स्वाभाविक रूप से ऊर्जा का प्रवाह को रोक रही थी। उसी स्थान पर उसने बिना देरी किए एक के बाद चार सुइयां लगा दी। जैसे ही सुइयां त्वचा के चीरती हुई उस स्थान तक पहुंची, राजकुमारी का शरीर एक झटके से कांप उठा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और होठ फड़फड़ाने लगे थे। युवराज जो एक और खड़ा था यह देखकर घबरा गया था, लेकिन राधिका का चेहरा शांत था। युवराज, अब तुम्हारी बारी है। इस प्रक्रिया में मैं उसकी चेतना को उस गांठ से मुक्त कर रही हूँ, लेकिन उसका शरीर अब ऊर्जा की अधिकता आवश्यकता महसूस करेगा। तुम्हें अपनी गर्मी से इसे सहारा देना पड़ेगा। राधिका ने बड़े ही संयमित स्वर से युवराज से कहा। युवराज ने बिना कुछ कहे राजकुमारी की नाभि पर अपना हाथ फिर से रख लिया जैसे पहले रखा था। राधिका ने आंखें मूंद ली और अपनी दोनों हथेलियों को राजकुमारी के सिर के पास रखा। अब उसकी ऊर्जा धीरे धीरे शरीर के विभिन्न बिंदुओं में फैल रही थी। सुइयों के जरिए वो ऊर्जा वहां पहुंच रही थी जहां उसका भाव बाधित था। हर एक सुई, हर एक नाड़ी को और एक चेतना केंद्र को लगाई गई थी। और जैसे जैसे ऊर्जा वहां तक पहुंचती, राजकुमारी के शरीर में कंपन होने लगता। उसके पैर हल्के से झटका खाते और हाथ भी अपने आप मुड़ने लगता। लेकिन राधिका जानती थी कि यह पीड़ा नहीं बल्कि मुक्ति का इलाज है। युवराज ने महसूस किया कि उसकी हथेली से भीषण गर्मी उत्पन्न हो रही थी, जैसे उसका शरीर स्वयं ऊर्जा का स्रोत बन गया हो। वो चौंका नहीं, बस अपने मन से राजकुमारी की शक्ति को देता रहा। अब राधिका ने अपनी आंखें खोली और उसके माथे पर पसीना था, लेकिन चेहरा शांत था। उसने धीरे धीरे एक एक सुइयां निकालनी शुरू कर दी। सबसे महीन, सबसे गहरी और विशेष सुई जिसे केवल अंतिम बिंदु पर प्रयोग किया गया था। उसने वो सुई राजकुमारी की दोनों भुहों के बीच में, जहां आयुर्वेद में आज्ञा चक्र कहा जाता है, वहां पर लगा दी। सुई के स्पर्श से ही राजकुमारी का शरीर एक बार फिर कांप उठा और इस बार उसकी आंखों से आंसू बह निकले। युवराज ने देखा कि उसके होठ धीरे धीरे खुलने लगे थे, मानो वो किसी गहन पीड़ा से निकल आई हो। राधिका ने अब सभी सुइयों को धीरे धीरे निकालना शुरू कर दिया था। हर सुई के निकलते ही राजकुमारी का शरीर अधिक स्थिर होता जा रहा था, जैसे भीतर की उथल पुथल शांत होती जा रही थी। उसके माथे पर उसने लेप पोंछा और एक कोमल और औषधीय खुशबू कमरे में फैल गई। अब राधिका ने युवराज की ओर देखा और मुस्कुराकर सिर हिलाया और कुछ ही क्षणों में राजकुमारी ने अपनी आंखें खोल ली। वे आंखें अभी भी थकी हुई थी। उसमें जीवन की एक ताजगी थी, जैसे कोई लंबी नींद के बाद अपनी नींद से जगा हो। राजकुमारी प्रत्युषा ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में नई चमक थी,
शरीर में हल्कापन आ गया था, जैसे सर्दियों से सून पड़ा उनका आज समय अचानक चल पड़ा। वो कुछ पल के लिए तो कुछ समझ नहीं पाए कि यह बदलाव इतना तेज और प्रभावशाली कैसे हो सकता है। उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, मैं मैं हल्का महसूस कर रही हूँ। राधिका ने धीरे से हाथ थामा और कहा, आपका शरीर अब स्वयं से लड़ना शुरू कर चुका है। अगली बार जब आप नींद लेंगी तो आपका मस्तिष्क उस गांठ को पहचान कर उसे हटाने की प्रक्रिया स्वयं आरंभ करेगा। ये सुइयां बस पहला कदम थी। कमरे में शांति फैल गई थी, लेकिन सन्नाटा नहीं था, बस एक इलाज के बाद संतुष्टि थी। राधिका और युवराज के चेहरे पर राहत की सांस आ गई थी। राजकुमारी ने अपने कोमल हथेलियों को देखा, उन्हें महसूस किया, फिर धीरे धीरे अपनी गर्दन मोड़कर अपने चारों ओर दृश्य को देखा। लेकिन तभी उसकी दृष्टि अपने शरीर पर गई। वो सहम सी गई। उसके पूरे वस्त्र तन पर नहीं थे, आधे वस्त्र तन से हटे हुए थे। त्वचा पर लगी जड़ी बूटी की सुगंध अब भी वातावरण में फैली हुई थी, परंतु उसकी चेतना पूरी तरह से जाग चुकी थी। उसकी दृष्टि युवराज पर पड़ी और अब कुछ कदम पर खड़ा था। उसकी आंखों में एकदम लज्जा आ गई। उसने झटपट अपने शरीर को ढकने का प्रयास किया, लेकिन उसके कोमल हाथ इतने सक्षम नहीं थे। वो अपने पूरे शरीर को सहजता से ढक पाती। वो बार बार कपड़ों को समेटती, किंतु उनमें उलझने जाती। उसकी स्थिति को देखकर युवराज का मन हल्के से मुस्कुरा उठा। उसने मन ही मन सोचा, ये लड़कियां भी ना, अभी थोड़ी देर पहले तक तो बेहोश पड़ी थी, अब जैसे सब कुछ भूल गई हो, शर्मा रही है, मुझसे नजरें भी चुरा रही है। लेकिन उसकी मुस्कुराहट में कोई उपहास नहीं था, सिर्फ एक मासूमियत थी, एक हल्की सी शरारत और शायद थोड़ा सा आकर्षण। परंतु उसकी दृष्टि अब थोड़ी देर तक ठहर गई थी तो प्रत्युषा को यह असहज लगा। उसने उसकी ओर कड़ी निगाहों से देखा और रूखे स्वर में कहा, आप ऐसे घूर कर क्या देख रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती क्या? युवराज जैसे अचानक नींद से जगा हो, उसने झेंपते हुए दूसरी ओर अपना मुंह मोड़ लिया और गर्दन झुकाकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर हल्की सी लज्जा की लाली तो छा गई थी। उसने बोलना चाहा, परंतु शब्द गले में अटक गए। राजकुमारी ने अब चैन की सांस ली और फुर्ती से अपने कपड़े ठीक कर ली। उसके कपड़े हालांकि औषधीय प्रक्रिया के कारण हल्के हो गए थे, फिर भी आवश्यकता अनुसार शरीर ढका हुआ था। फिर भी उसकी आंखों में वो लज्जा स्पष्ट दिखाई दे रही थी। गाल लाल हो गए थे और माथे पर बारीक पसीने की लकीरें भी आ गई थी। इधर युवराज फिर से दोबारा से वही चीजें सोचने लगा था कि अब तो वो शायद राजा से बात कर पाएगा। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या युवराज राजा से बात कर पाएगा या नहीं? क्या उसका बिजनेस खराब तो नहीं हो जाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, 389वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। वहीं कोने में बैठी राधिका सब देख रही थी। वो थोड़ी हैरान थी। उसने सोचा, कपड़े तो जैसे होने चाहिए वैसे ही, इतना शर्माने वाली कौन सी बात है? क्या ये वही राजकुमारी जो अभी कुछ समय पहले तक बेहोश थी और मृत्यु के द्वार पर खड़ी थी? परंतु वो जानती थी कि हर व्यक्ति की भावनाएं अलग होती है। यह भी राजकुमारी एक सामान्य लड़की नहीं थी, बल्कि एक शाही घराने की बेटी थी, जिसकी परवरिश अनुशासन और शालीनता में हुई थी। इसलिए उसने कुछ कहने के बजाय मुस्कुराते हुए एक छोटी सी डब्बी उठाई और राजकुमारी के सामने रख दी। राजकुमारी जी, इसमें ऊर्जा की गोलियां हैं, इसे सुबह शाम दूध के साथ लेना और 3 दिनों में आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। आपको कोई भी परेशानी आगे नहीं आएगी, राधिका ने कोमल स्वर में कहा। प्रत्युषा ने कुछ क्षण राधिका की आंखों में देखा। उसमें कृतज्ञता थी, आदर भी था। उसने डिब्बी को अपने हाथों में ले लिया जैसे कोई देवी का आशीर्वाद हो। उसकी आंखों में अब भी कोई शर्म नहीं थी। राधिका, आपने मुझे एक नया जीवन दिया। इस एहसान को मैं कभी नहीं भूल सकती। आज जो मैं सांसें ले रही हूँ, वो सिर्फ आपकी वजह से है। उसने धीमे स्वर में बस इतना ही कहा। राधिका ने हल्की मुस्कुराहट के साथ उसका हाथ थाम लिया और कहा, आपकी मुस्कुराहट ही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। राजकुमारी जी, बस इतना ध्यान रखिएगा, शरीर को आराम और आत्मा को शांति मिलनी चाहिए। यह उपचार बेहद दवाओं से नहीं, बल्कि आपके अपने अंदर के ध्यान से पूर्ण होगा। ये कहते हुए राधिका ने युवराज की ओर देखा, जो अब भी थोड़ी दूर पर खड़ा था। उसकी आंखों में कुछ शब्द तैर रहे थे, परंतु उसने उसे कुछ कहने के बजाय सिर झुकाकर राधिका की बातों को मौन से ही स्वीकृति दे दी। सर्द और शांत रात का वो पल, जब तीनों राधिका, युवराज और राजकुमारी प्रत्युषा धीरे धीरे उस ठंडे कमरे से बाहर आई, तो तीनों किसी गहरे और रहस्यमय अनुभव से लौटे हुए प्रतीत हो रहे थे। युवराज अब भी राजकुमारी के शरीर में प्रवाहित ऊर्जा की अनुभूति को भीतर तक प्रभावित था। राजकुमारी प्रत्युषा की आंखों में एक नई चमक आ गई थी। बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि रोशनी सिंधु राशि अब भी वहीं पर खड़ी थी। उनके चेहरे पर चिंता की परछाइयां थी, जो लगातार समय बीतने के साथ गहरी होती जा रही थी। रोशनी की आंखों में किसी अनुभवी फाइटर की स्थिरता थी, जबकि सिंधु और राशि की भौहें चिंता से सिकुड़ी हुई थी। जैसे उन्होंने राजकुमारी को स्वस्थ अवस्था में बाहर निकलते हुए देखा, तीनों की आंखों में चमक आ गई।
उनकी सांसें जैसे रुकी हुई थी, अब उन्हें जैसे बिल्कुल अच्छा महसूस हो रहा था। उन तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ कहे मन से ही राधिका की कौशल की और साहस की सराहना कर दी। राधिका अब उन्हें पूरा विश्वास था, लेकिन फिर भी दिल में किसी कोने में एक डर छिपा हुआ था। यह डर सिर्फ इसलिए नहीं था कि वो अपने मित्र के साथ थी, बल्कि इसलिए भी कि किसी बात का साधारण मरीज नहीं था, बल्कि बजाज वंश की राजकुमारी थी। भले ही राजकुमारी के पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा था ब्रेन ट्यूमर के कारण, लेकिन फिर भी अगर राधिका की प्रक्रिया के दौरान उसको कुछ भी हो जाता, तो राजा जतिंद्र उनके हलक में हाथ डालकर उनकी जान निकाल देते। और इस कल्पना मात्र से ही तीनों के अंदर में अलग अलग भावनाएं आ गई थी। राजकुमार की बीमारी गंभीर थी, ब्रेन ट्यूमर वो भी फोर्थ स्टेज का, लेकिन अब उनके चेहरे पर संतोष की नई रेखा आ गई थी। राजकुमारी थोड़ी अच्छा महसूस कर रही थी। तभी युवराज ने हाथ जोड़कर आदरपूर्वक कहा, राजकुमारी जी, अब रात काफी हो चुकी है। मेरा मानना है कि अब हमें अकादमी लौटना चाहिए। आप भी विश्राम कीजिए। आपकी तबीयत अब से पहले बेहतर है, यही सबसे बड़ा सुकून है हमारे लिए। उसने अपनी बात पूरी ही नहीं की थी कि राजकुमारी ने उसकी बात को बीच में ही रोक दिया। उसने थोड़ी नाराजगी और दृढ़ता से कहा, नहीं युवराज, आज तुम सब कहीं नहीं जा सकते। तुम सब मेरे मेहमान हो, और आज जो तुमने मेरे लिए किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकती। फिर राजकुमारी ने एक खुशनुमा मुस्कान के साथ आगे कहा, तुम लोगों ने मेरी जान बचाई। यकीन मानो, अगर मैं जीवन में किसका सबसे बड़ा ऋणी हूँ तो मैं आज तुम पांचों की हूँ। मैं तुम्हें ऐसे कैसे जाने दूंगी बिना तुम्हारी खातिरदार किए। आज की रात तो तुम सब मेरे साथ महल में रहोगे, और वैसे भी कल सुबह तुम्हारी कोई फाइट भी नहीं है, तो तुम्हें किसी बात की जल्दी भी नहीं होनी चाहिए। वैसे भी कल मेरे पिताजी महाराज जतिंद्र बजाज भी यहीं आएंगे, उनसे मिलकर जाना। वो खुद तुमको धन्यवाद देना चाहते हैं। राजकुमारी की बातों में जो आत्मीयता, आभार और मान सम्मान था, वो युवराज के दिल को छू गया था। वो अभी तक सोच रहा था कि क्या जवाब देगा, लेकिन महाराज जतिंद्र का जैसे ही उसने नाम सुना कि वो कल आएंगे, तो उसके विचार बदल गए। उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक आम निमंत्रण नहीं, बल्कि एक राज परिवार का प्रस्ताव है। फिर राजा जतिंद्र से मिलना, उसके सामने अपना सम्मान बनाए रखना, वैसे भी उसे राजा से मिलना ही तो था। युवराज ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाया और कहा, जैसा आप चाहें राजकुमारी, हमें सम्मान होगा कि आपके साथ रुके। राधिका और रोशनी ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर राजकुमारी की ओर। राधिका के चेहरे पर कोई विरोध नहीं था, बल्कि वो समझ चुकी थी कि इस बार सम्मान और संबंध दोनों की डोर किसी औपचारिक उत्तर से कहीं अधिक गहरी हो चुकी थी। सिंधु और राशि, जो अब तक चिंता में डूबी हुई थी, वो भी मुस्कुरा दी। आखिरकार इस पूरी रात की थकावट को राशि आतिथ्य में बदलने का वादा मिल गया था। शाही सेवक आ चुके थे, जिनके हाथों में गर्म शॉल, मसालेदार काढ़े और विश्राम के लिए पारंपरिक आयुर्वेदिक तेलों से भरे हुए पात्र थे। राजकुमारी ने उन्हें इशारा किया और आदेश दिया, इन सभी अतिथियों के लिए विशेष व्यवस्था की जाए। इनकी रात आज मेरे साथ मेहमानगिरी में सबको यादगार बनानी है। थोड़ी देर के बाद सब एक भव्य राजसी कक्ष की ओर चले। रास्ते में राजकुमारी ने जो भी दीपों की मध्यम रोशनी के साथ चल रही थी, एक दिव्य वातावरण बना रही थी। उनके पैरों की आहट संग संग चलती रही, मानो कोई संगीत उनके साथ चल रहा था। जैसे वो लोग महल के भीतर एक विशेष हिस्से में आए, उन्हें वहां के अद्भुत सौंदर्य और व्यवस्था ने मंत्रमुग्ध कर दिया। वो विश्राम कक्ष था, और जहां पर एक आत्मीय मिलन हो रहा था। सामने 10 सुंदर अनुशासित सजीवता से भरी लड़कियां खड़ी थी, जो दो दो समूह में सजी हुई थी, और वे सभी सुंदर रेशमी पोशाकों में थी। उनके चेहरे पर एक सुखद मुस्कान थी। जैसे ही सभी मेहमान वहां पहुंचे, दो दो लड़कियां आगे आई और उन्होंने राधिका, रोशनी, राशि और सिंधु और युवराज को सम्मान पूर्वक प्रणाम किया। फिर विनम्रता से उन्हें विश्राम कक्षों की ओर लेकर जाने लगी। राधिका को जिस स्पा रूम में लेकर जाया गया, उसमें दीवारों पर मंद रोशनी वाले सुगंधित दीपक जले हुए थे। कमरे में गुलाब और चंदन की खुशबू बसी हुई थी। एक कोने में स्टीम बाथ के लिए संगमरमर का बड़ा पात्र था, जिसमें गर्म भाप निकल रही थी। उनकी सेवा में 2 लड़कियां थी, जिन्होंने बहुत ही नर्म हाथों से राधिका के केस खोलकर उन्हें धीरे धीरे सुलझाना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने उसके पैरों को गुनगुने पानी में डुबोकर मालिश करना शुरू किया। हर एक स्पर्श एक अद्भुत शांति थी, जैसे वर्षों की थकान पल भर में उतरती जा रही थी। इसी तरह रोशनी को जिस कमरे में लेकर गई, वहां का वातावरण भी हल्का केसर और केवड़े से महक रहा था। उसकी सेवा में भी 2 लड़कियां थी। उन्होंने उसके शरीर और गर्म तौलिए से पोंछा और सुगंधित तेल की उसको मालिश करना शुरू कर दिया। राशि और सिंधु भी अपनी सेवा में मगन थी। सिंधु ने जब पहली बार स्टीम बाथ में प्रवेश किया, तो वहां की नमी और गर्मी को उसने भीतर तक ताजगी दे दिया। उसकी देख रेख कर रही लड़कियों ने उसके बालों को हल्के से धोया और फिर एक सुनहरी कंघी से सुलझा दिया। वहीं राशि, जो अपनी ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध थी, उसे भी शांति का अनुभव हो रहा था। उसे चंदन तेल में मिश्रित पूरे शरीर की मालिश दी जा रही थी।
वो कभी मुस्कुराती तो कभी आंखें मूंद कर सांस ले रही थी। पर इस सब सारे दृश्य में सबसे रोचक अनुभव युवराज का था। उसे एक अलग कक्ष में लेकर गए थे, जो सबसे बड़ा और पुरुषों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया था। उसकी सेवा में दो कुशल लड़कियां थीं। उन्होंने पहले उसे एक्सट्रीम बाथ दिया। गुनगुने पानी की भाप से उसका चेहरा और शरीर भीगने लगा, मांसपेशियां ढीली पड़ने लगी थी। फिर एक लड़की ने उसके कंधे पर हाथ रखा और दूसरी ने उसके पेट की मालिश शुरू कर दी। दोनों ने एक स्पर्श पे एक खास प्रकार की ताजगी और नमी थी। युवराज ने पहली बार किसी के सामने खुद को इतना हल्का महसूस किया था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति उतर आई थी, जो शायद को माही की मौत के बाद पहली थी, और वह उस पर बिल्कुल स्थायी हो गया था। उधर राजकुमारी प्रत्युषा अपने पर्सनल कमरे में थी, जहां वो स्वयं को आईने में देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर संतोष था, और एक गहरा और शांतिपूर्ण संतोष। आज उसके जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा कम हो गई थी। वो अपने आप को बिल्कुल शांत महसूस कर रही थी। हर कमरे में संगीत की मीठी मीठी धुन चल रही थी। लेकिन इस सभी आनंद के बीच एक चीख सुनाई दी। सभी के कान खड़े हो गए। सभी अपने कमरे में थे और सभी को एकदम चौकन्ना होना पड़ा। युवराज भी तुरंत चौकन्ना हो गया। किसकी थी ये चीख? क्या हो गया है? कहीं किसी ने राजकुमारी को चोट पहुंचाने की हिम्मत तो नहीं कर दी? देखते हैं आगे क्या होगा। जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक तो कर दिया करो यार, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करो। दोस्तों, 390वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। अभी अभी माहौल में शांति और सुकून भरा हुआ था, लेकिन इसी के बीच सबके कानों में एक चीख सुनाई दी। सभी एकदम चौकन्ने हो गए। यह चीख ने सबके सन्नाटे को चीर दिया था। यह आवाज इतनी दर्द भरी और भयभीत करने वाली थी कि राधिका की सांसें थम गई। रोशनी, जो अभी अभी अपनी आंखें मूंद कर आराम अनुभव कर रही थी, अचानक उठ बैठी। सिंदूरीराज ने भी चौंक कर अपने शरीर पर तौलिए लपेटे और तुरंत बाहर की ओर दौड़े। सबके चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गई थी, और यह आवाज अनहोनी की सूचना दे रही थी। राजकुमारी प्रतीक्षा, जो अपने कमरे में थी, उसने भी अपने वस्त्र व्यवस्थित करते हुए जल्दबाजी में कमरे से बाहर निकलना शुरू कर दिया। एक डर उसके चेहरे पर भी आ गया था। सभा परिसर की रोशनी अब भव्य परछाइयों को ढक रही थी। एक एक कर सभी अपने अपने कमरे से बाहर आ गए थे और अब एक जगह इकट्ठा हो गए थे। राधिका, युवराज, रोशनी, सिंधु चारों इकट्ठा हुए, और उन्होंने देखा कि राजकुमारी और राशि दोनों वहां पर नहीं थी। युवराज ने तुरंत सामने खड़े होकर एक सेवक को रोका और पूछा, राजकुमारी कहाँ है? हमारे साथ अभी थोड़ी देर पहले यही थी। सेवक कुछ कह पाता उससे ही पहले राजकुमारी तेजी से उनके पास आती हुई दिखाई दी। उसके कपड़े पूरी तरह से व्यवस्थित थे, लेकिन उसका चेहरा घबराहट से भरा हुआ था। वो कुछ कहने ही वाली थी कि राधिका ने सबकी ओर देखा और कहा, एक मिनट, राशि कहाँ है? सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। राशि कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। युवराज ने राधिका की ओर देखा और आंखों से इशारा किया। उसकी मालिश के लिए जो लड़की गई थी, उसी के कमरे की ओर इशारा करते हुए वो वहीं पर देख गई। राधिका समझ गई कि वो बिना कुछ समय गवाए कमरे की ओर दौड़ी। अंदर जाकर उसने कमरे की ओर देखा। चारों ओर सजी धजी मोमबत्तियां जल रही थी। सुगंधित तेल अभी भी टेबल पर रखा था, लेकिन वहां पर राशि नहीं थी, और ना ही वो सेविका थी जो उसके लिए आई थी। एक पल के लिए तो राधिका का दिल थम गया। उसने पूरे कमरे की तलाशी ली, यहाँ तक कि पर्दे के पीछे छोटे छोटे रूम्स को देख डाला, लेकिन कुछ भी नहीं दिखाई दिया। राशि कहीं भी नहीं मिली। सभी उसी की ओर देख रहे थे। रोशनी ने उग्रता से पूछा, क्या हुआ? क्या राशि मिली क्या? राधिका ने धीरे से सिर हिलाकर कहा, नहीं, अंदर तो कोई नहीं है। न राशि है, न ही वो दो लड़कियां जो उसकी लिए सेवा के लिए आई थी। कमरा तो पूरी तरह से वैसे ही सजा हुआ था, वैसे मालिश अभी शुरू नहीं हुई थी, और न ही कोई आया था। सभी के चेहरों पर जैसे साया छा गया। युवराज का चेहरा एकदम कठोर हो गया। राजकुमारी ने भी स्थिति को समझते हुए तुरंत अपने महल के सुरक्षा कर्मियों को बुलाने के लिए आदेश दिया। उनका आदेश पाते ही सभी के सभी वहां पर इकट्ठा हो गए। उन्होंने आते ही कहा, सुनो, राजा साहब के आने से पहले यह मामला सुलझना बहुत जरूरी है। अगर उन्हें पता चला कि महल में रहते हुए भी उनकी बेटी के मेहमानों में से एक गायब हो गया, तो बहुत गलत हो जाएगा। युवराज अब भी खुद को शांत नहीं रख पा रहा था। उसका मन अजीब सी बेचैनी से भर रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? हम सब इतने पास में थे, फिर भी राशि कहीं गायब हो गई, वो इतनी बड़ी शोर शराबे के बीच। सिंधु ने कहा, वो चीख शायद राशि की थी। शायद वो किसी खतरे में थी, हम देर से पहुंचे। राधिका ने युवराज की ओर देखा और कहा, युवराज, हमें राशि को ढूंढना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। युवराज ने उसकी ओर देखा और गंभीर स्वर में बोला, बिल्कुल, राशि हमारी साथी है। मैं उसे किसी भी हालात में अकेला नहीं छोड़ सकता, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। राजकुमारी ने भी सिर हिलाकर कहा, देखिए, आप चिंता मत कीजिए, आप सब मेरे मेहमान हैं। अगर मेरी ही जगह पर आपके साथ ये सब हो रहा है, तो ये जिम्मेदारी मेरी भी है। मैं आपको सुरक्षित रखूं और आपके साथी को वापस लेकर आऊं। आप चिंता मत कीजिए, मैंने सबको बोला है, वो जल्द ही वापस आ जाएगी।
वातावरण पूरी तरह से बदल चुका था। जहां पहले हल्की रोशनी, भाप की गंध और शांत संगीत सब कुछ चल रहा था, एकदम से सब कुछ पलट गया था। सभी ने धीरे धीरे राजमहल के मुख्य कमरे की ओर चलना शुरू कर दिया। राजकुमारी ने तुरंत अपने प्रमुख सेवक को बुलाया और आदेश दिया, पूरे महल में तत्काल खोज शुरू की जाए, कोई भी कोना अनदेखा न रहे, जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं सबको बुला लिया जाए। जी राजकुमारी, सेवक ने झुककर कहा और तुरंत बाहर की ओर दौड़ गया। युवराज ने एक और सेवक को रोका और पूछा, अच्छा एक बात बताओ, क्या किसी अजनबी को आते जाते देखा क्या? कोई भी गतिविधि हुई हो? सेवक ने थोड़ी गंभीर आवाज में कहा, नहीं मालिक, किसी को भी बाहर या अंदर जाते हुए नहीं देखा गया। सुरक्षा कर्मी भी अपने स्थान पर तैनात हैं, कोई बाहरी व्यक्ति तो यहाँ नहीं आया। राधिका ने गहरी सांस ली, उसका चेहरा गंभीर हो गया था। उसने कहा, अगर कोई आया ही नहीं तो इसका मतलब क्या है? राशि तो इसका मतलब फिर यही होगी, कहीं ना कहीं महल के अंदर ही। रोशनी ने तुरंत कहा, क्या कोई ऐसा कमरा या तहखाना है जो बाहर से न दिखता हो, कोई रहस्यमय दरवाजा? राजकुमारी ने क्षण भर के लिए सोचा और फिर बोली, हाँ बिल्कुल, कुछ ऐसा तो है। कुछ पुराने हिस्से हैं जो महल के जो इस्तेमाल में नहीं आते, वो काफी सुनसान हैं। ये चलिए सबसे पहले वहीं से शुरू कर लेते हैं। पूरे महल को 5 हिस्सों में बांट दिया गया। हर हिस्से की जिम्मेदारी में एक एक व्यक्ति ने ले ली। युवराज ने दाहिने को ओर गया और युवराज पश्चिम की ओर। तलाशी की प्रक्रिया शुरू हो गई। एक एक ने कमरे की ओर, एक एक कोने की ओर देखना शुरू कर दिया। महल के हर पर्दे को हटाना शुरू कर दिया। इसी बीच सुरक्षा कमरे में कैमरा फुटेज खंगाली गई। एक सीनियर सुरक्षा कर्मी ने कहा, राजकुमारी, हमने पिछले 2 घंटे की सभी फुटेज देख ली, किसी को भी न अंदर आते देखा न बाहर जाते हुए। ये बहुत ही अलग तरीके की घटना लग रही है। राधिका ने कैमरा रूम में खड़े होकर एक खास कोना दिखाया और कहा, यहां ये हिस्सा दिखाई क्यों नहीं दे रहा? सुरक्षा ने वहां पर जूम किया और कहा, यह हिस्सा पुराने स्पा विंग का है, वहां का कैमरा पिछले सप्ताह खराब हो गया था, हम उसे बदले ही वाले थे। राजकुमारी की आंखें संकुचित हो गई। वो बोली, तो फिर हमें वही जाना होगा। उन सभी ने एक बार फिर उस पुराने विंग की ओर दौड़ लगाई। वहां पहुंचते ही उन्हें एक सन्नाटा मिला, एक डरावना सा सन्नाटा। दीवारें सीलन से भरी हुई थी, फर्श पर धूल जमी हुई थी। एकदम से युवराज ने तेज आवाज में पुकारा, राशि। लेकिन वहां पर किसी की आवाज नहीं आई। सिंधु ने एक पुरानी अलमारी खोली, लेकिन उसमें केवल जाले और लकड़ी के टूटे हुए टुकड़े रखे थे। रोशनी ने कमरे की दीवारों को थपथपाना शुरू कर दिया, कहीं कोई खोखली आवाज मिल जाए, लेकिन कहीं भी कुछ भी नहीं मिला। देखो, ये अगरबत्ती तो जली हुई है, यानी कोई तो था यहाँ पर। राधिका ने अगरबत्ती की ओर देखते हुए कहा। राजकुमारी ने एक गुप्त सीढ़ी की ओर इशारा किया, जो कमरे के कोने में नीचे की ओर जाती थी। उन्होंने कहा, ये यहाँ पर एक सीढ़ी है, ये सीढ़ी बहुत कम लोगों को पता है, शायद कहीं। वो बिना कुछ बोले ही उसी की ओर बढ़ गई। नीचे उतरते ही एक दम घोटू अंधेरा और ठंडी हवा ने उन्हें घेर लिया। युवराज ने अपने हाथ में एक मशाल ले ली, उसमें एक हल्की सी रोशनी जला दी। सीढ़ियां बहुत संकरी थी, लेकिन सब कुछ चुपचाप उतरते हुए नीचे चलना शुरू कर दिया था। जैसे ही वो लोग नीचे पहुंचे, सामने का जो नजारा था वो देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। सबका चेहरा उतर गया था और सफेद पड़ गया था। सामने एक लोहे के पिंजरे में राशि को बंद कर दिया गया था। राधिका ने जब देखा तो उसे देखा नहीं गया। उसने एकदम से जोर से चीख कर कहा, राशि। राशि की पलकों में हल्का सा कंपन हुआ। उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन वो बहुत कमजोर पड़ गई थी। राजकुमारी ने गुस्से में दांत भींच लिए और कहा, मेरे महल के अंदर ऐसा कौन कर सकता है? इसका मतलब है कि कोई अंदर का ही व्यक्ति है जिसने राशि को यहां लाकर बांधा है। युवराज ने लोहे की छड़ को अपनी उंगलियों की ताकत से मोड़ना शुरू किया और दरवाजे की सलाखों को जोर जोर से खोलना शुरू कर दिया। राशि अंदर बेसुध होकर पड़ी हुई थी और पड़ी पड़ी करहा रही थी। उसका चेहरा धूल आंसुओं से भर गया था, शरीर जगह जगह से नीला पड़ा था, कपड़े फटे हुए थे। राशि के हालात देखकर युवराज की आंखों में आग आ गई। और बिना कुछ कहे झुका और धीरे से राशि को उठा लिया और अपने कंधे पर टिका लिया। हमें जल्दी से यहां से निकलना होगा, और उसने गंभीर स्वर में कहा। उसके बाद वो धीरे धीरे करके ऊपर आने लगे। सबके चेहरे पर चिंता थी। राजकुमारी आगे चल रही थी और उनके चेहरे पर चिंता भी थी और शर्म भी आ गई थी। उन्हें नहीं पता था कि ये उनके साथ ऐसा क्या हो गया था और ये किसने किया था और क्यों किया था। उनके पीछे चल रही राधिका, रोशनी और सिंधु, तीनों की आंखों में आंसू आ गए थे। यह पल कोई सामान्य पल नहीं था। राजकुमारी उन्हें महल के सबसे सुरक्षित और गुप्त कक्ष में ले गई। यहाँ पर बहुत ही सुरक्षा के इंतजाम थे और वो वहां पर पहुंच गए थे।
युवराज ने अंदर आते ही राशि को बड़ी सावधानी से बिस्तर पर लिटा दिया। उसका पूरा शरीर जख्मी था, चेहरा पीला पड़ गया था, होठ सूख गए थे। राधिका ने फौरन अपने बैग से एक आयुर्वेदिक लेप निकाल लिया, जो वो हमेशा बिल्कुल अपने पास रखती थी। उसने वो लेप उठाया और सावधानी से हर घाव पर लगाना शुरू कर दिया। सिंधु ने पूरे ध्यान से संवेदनशीलता से लेप को देखना शुरू किया। हर बार उसकी उंगलियां राशि के जख्मों को छूती और राशि की हल्की हल्की जुबान फड़क जाती। वो अब भी होश में नहीं थी, लेकिन उसके शरीर में दर्द फैल गया था। कौन था ये और किसने किया था ऐसा? क्या हुआ होगा राजकुमारी के महल में? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कहानी को ऐसे ही प्यार देते रहें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करते रहें।